नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है और सभी ने अभियान के सफल होने की कामना की। वहीं सीएम धामी ने धारा मेरा और नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा की थीम पर आधारित भागीरथी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास मौजूद रहे। विशेष स्थान है हमारी पूजा पद्धति। हमको एक अलग पहचान मिली है और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, वो भी जब मिलते हैं तो सच में जब वो प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उत्तराखंड में बहुत अच्छा हो रहा है और लोग अब हमको यहां पर ज्यादा मान्यता देने लगे हैं। मैं हैदराबाद गया था तो हैदराबाद में दो बहनें मिली मुझे, एक कोई नेथानी थी और एक उनके साथ में और थी, दोनों शिक्षक थी स्कूल में। और रात्रि को कार्यक्रम में चुनाव में गया था तो रात्रि को पूरे उत्तराखंड के लोगों का एक मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद वो बार बार मेरे पास आ रही थी, तो मैं सोचा कि अब फोटो तो खींच गई, क्या हो तो बोली रुकिए जरा 2 मिनट कुछ कहना है। मैंने कहा कोई काम होगा शायद। मैंने कहा हाँ बताइए बहन जी, लोगों क्या कह रही हैं आप? तो कह रहे हैं कोई काम नहीं है, बस हम उत्तराखंड के हैं करके अब हमको बहुत लोग यहाँ पर जो है कह रहे हैं अरे देवभूमि है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं देवभूमि में। तो बोली हमको भी जो है बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रवासी हैं, वो देश दुनिया में रहने वाले, वो भी आ रहे हैं उत्तराखंड। उनके लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं एक दिन का। पूरे देश के अंदर रहने वालों का हमने 7 नवंबर को किया था, राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पहले, और पूरी दुनिया के अंदर रहने वालों के लिए भी हमने किया था, जिसमें हमारे 17 से भी ज्यादा देशों से आकर लोगों ने यहां भाग लिया। और वो भी हमारे इस प्रकार के अभियानों में भाग लेना चाहते हैं, हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम उनका भी योगदान ले रहे हैं। उनका हर किसी व्यक्ति का योगदान अलग अलग रूप में है, लेकिन कीमत सबकी एक है। कीमत है मन की, कीमत है उसकी सोच की। बाकी तो जब सोच होगी, समय होगा, समर्पण होगा, तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो दुनिया के लोग जो है अपने गांवों को गोद ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आनंद जी 2 दिन बाद चार्ज लेंगे तो ये नए उसमें दिखेंगे, नए फ्लेवर में आ गए, क्योंकि अभी तक कर रहे हैं। ये हमारे सारे काम बहुत तेजी से चलेंगे। इनसे हमने कहा भाई 2027 में हमारा चुनाव है, आज ही प्रातःकाल। मैंने कहा हम लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कम महत्वपूर्ण आपके लिए भी नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। और ये 10 सालों का जो कालखंड है हमारा, इन 10 सालों में उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाना है, बुलंदियों पर ले जाना है, शिखर पर ले जाना है। और प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज के दिन हमको सब लोगों को, जल प्रहरियों को, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अन्य क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोगों को आज इस संकल्प लेकर यहां से जाना होगा कि हम चाहे वो पौधारोपण करेंगे, चाहे नौले धारों को फिर से जो है उनको रिचार्ज करेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे, चाल खाल बनाने में योगदान देंगे, तलैया बनाने में योगदान देंगे, जिस रूप में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति बड़ा काम करे, हर व्यक्ति साधन संसाधन लगाए। मन होगा, तन होगा, इच्छा होगी, विचार होंगे और करने की ललक होगी तो सारी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, सारे साधन बन जाएंगे, संसाधन बन जाएंगे।
और मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। यह अभियान हमारा विकासखंड स्तर पर चले, जनपद स्तर पर चले, ग्राम स्तर पर चले, और जो हमारे संकटग्रस्त जल स्रोत हैं उनका भी चिन्हीकरण किया जाए। थोड़ा मैं आप लोगों से यह भी चाहूंगा कि थोड़ा यह भी देखा जाए, पुराने लोगों से पूछा जाए कि पहले कहां कहां जल स्रोत होते थे जी, कहां कहां सूख गए। अभी मैं देख रहा था, अल्मोड़ा से आ रहा था तो कोसी में कहीं पर उन्होंने वो चेक डैम जैसा बनाया है कोसी में, लेकिन जहां चेक डैम नहीं बनाया, जहां से आगे को, वो सब सूखता जा रहा है। अब वो बरसाती हो गई हैं। तो ऐसे नदियों को भी हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता है। पुराने तालाब मैदानी क्षेत्रों में, चंदन भाई पहाड़ों में नहीं, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में तालाब, छोटे छोटे जल स्रोत, उन सबको भी फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गाजियाबाद के पास दादरी के पास एक तालाब था और वो सूख गया था। वहां को लोगों ने वहां पूजा करके संकल्प लेकर उसको फिर से तालाब बना दिया, रिचार्ज कर दिया। क्या हम ऐसे स्थानों की खोज कर सकते हैं क्या? तभी हमारे इस प्रकार के जो ढाला मेरा, नौरा मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, तभी ये हमारा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा, तभी हमारे संकल्प पूरे होंगे, तभी हमारे। उत्तराखंड में करीब बीते एक महीने से धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि पत्रकारों को अपनी यहां पर प्रामाणिकता बनाए रखनी चाहिए और बिना आधार के खबरें फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम धामी ने कहा है कि मीडिया समाज का दर्पण होता है और उसकी भूमिका लोकतंत्र में अहम होती है, लेकिन आए दिन बिना किसी ठोस आधार के मंत्रिमंडल विस्तार या फिर राजनीतिक बदलाव को लेकर चर्चाएं की जाती हैं, जिससे न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता को भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, हो जाएगा, समय आएगा। आपका सर जब दिल्ली दौरा होता है चर्चाएं तेज हो जाती है ना? दिल्ली देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को भी, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है और आप में से सारे लोग युवा हैं, नौजवान हैं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि राज्य के अंदर जो चीज़ें बिल्कुल जिनका सिर पैर का कहीं पर जो है वो नहीं होता है, उस पर हमको जो है चर्चाएं कैसे चलानी है। हमारी पत्रकारिता, हमारे मीडिया के लोग, उनकी प्रामाणिकता भी बहुत बनी रहनी चाहिए। मैं चाहता हूं, देखिए आप लोगों ने बहुत पहले कभी ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आप लोग एक महीने से चला रहे हैं और एक महीने से स्थिति जस की तस है। तो इसलिए है प्रामाणिकता किसकी खराब हो रही है? धन सिंह जी भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। अब आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए कब होगा? शुभ मुहूर्त आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिहाद को लेकर उत्तराखंड में घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता के जिहाद शब्द को सकारात्मक और क्रांति करार देने पर बीजेपी में उबाल आ गया है। लेंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने सीधे तौर पर जिहाद शब्द को काफिरों को मारने वाली क्रांति करार कर दिया है। उनका कहना है कि विशेष समुदाय में जिहाद का मतलब गैर मुस्लिम समुदाय को समाप्त करने की क्रांति है। दिलीप रावत ने स्पष्ट किया है कि धर्म विशेष की शिक्षा दीक्षा में ही ये सब परोसा जाता है और जो कि दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों को अगर उनके धर्म को नहीं मानते हैं तो उन्हें समाप्त कर दिया जाए। आपकी बात देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त। आप कभी भी देख लेना, और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय यह है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहाँ रहे नहीं, इसलिए वो उनको जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे,
जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे, उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है। तो मेरे उनसे ये है कि पहले क्योंकि जिहाद जो है वो जहद शब्द से आया है, ये आपका अरबी शब्द है, और उसका मतलब ही ये है कि जो धर्म के लिए काम करे, और उनका धर्म तो कहता है कि दूसरे धर्म वाले को जीने मत दो। तो क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? और यही है कि आज कांग्रेस रसातल में। उत्तराखंड सरकार की अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। फंडिंग का पता लगने के बाद अब इस पर लीगल एक्शन भी होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अवैध मदरसों में हो रही फंडिंग की जांच का मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अगर कोई भी गलत तरीके से रहता है या फिर पहचान छुपाने का काम करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि भविष्य में शक्ति के साथ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। का मूल स्वरूप बनाए रखना है, और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं, और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, अवैध जो रूप से चल रहे थे, और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। क्यों, वैसे तो हमारा राज्य 4 धामों की दृष्टि से पूरे राज्य भर के अंदर देव स्थान होने के कारण से पूरे साल भर लोगों का पूरे देश से आगमन होता है, दुनिया से आगमन होता है। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में पूरा राज्य ही डेस्टिनेशन है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते, लोगों के प्रशिक्षण के नाते, अभी अच्छे हमारे जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे हैं, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध हमको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे, क्योंकि देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। पंगोट के समीपवर्ती गांव घुघु खान में 2 बच्चों के लापता होने से सनसनी फैल गई। दरअसल दोनों बच्चे जंगल में बकरी चराने गए थे। ऐसे में इलाके में घटना की सूचना फैलते ही आसपास के 70 से अधिक ग्रामीण जंगल में तलाश करने निकल गए। वहीं बहुत देर तक तलाशने के बाद भी बच्चे नहीं मिले तो मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, और वन विभाग की टीम और ग्रामीण बच्चों की तलाश और खोजबीन में लग गई। वहीं खोजबीन के दौरान फोन के माध्यम से परिजनों के पास एक सुखद खबर यहाँ पर आई कि बच्चे सही सलामत है, और वो रास्ता भूलने के चलते 15 किलोमीटर दूर बजेड़ी घूरा गांव पहुंच गए थे। इस सूचना के बाद ग्रामीण वहां पर पहुंचे और बच्चों को सकुशल लाया जा सका। साथ ही बच्चों के सकुशल घर वापस आने पर परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। हाँ, चिंताएं तो बिल्कुल थी, क्योंकि अक्सर इधर लेपर्ड भी दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम लोगों को चिंता भी हो रही थी कहीं कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी करके, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित थे। और ये था कि मैया की कृपा थी, मंदिर तो वहाँ पर, तो ये भरोसा भी था कि कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा। और गांव वालों के अथक प्रयासों से आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। सौड़ के, बुढ़लाकोट के लोग, पंगोट के लोग भी लोग आ गए थे। 70-80 लोग हम लोग तो यहाँ पर इसमें ढूंढने के लिए, और ऊपर वाली कृपा रही कि बजेड़ी पे धना देवी के घर पर वो लोग सुरक्षित मिल गए। गांव से हमारे पास सूचना आई थी बच्चों के गुमशुदा होने की जंगल में, तो कोसी और नैना रेंज के दोनों रेंज के स्टाफ ने मिलकर जंगल में ढूंढा। हम लोग को ये था कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो बच्चों के संग, और अब जो है बच्चे कुशल मंगल यहाँ पर घर पर आ गए हैं। सभी लोग का बहुत अथक प्रयास रहा बच्चों को ढूंढने पर।
ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ देश विदेश से प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहने को तो ये राज्य में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, फिर भी शहर में अतिक्रमण की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्री और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही है। योग नगरी ऋषिकेश का हाल बेहाल। ज्यादातर इलाकों में भारी अतिक्रमण। तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस शहर की है जिसे योग नगरी कहा जाता है। इस शहर में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन शहर की स्थिति ये है कि संगरी गलियों तक भारी अतिक्रमण है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानियां होती हैं, बल्कि पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग इसलिए सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विधायक से लेकर मेयर तक और पार्षद तक सभी बीजेपी के हैं, फिर भी शहर की स्थिति ऐसी है। अब सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। मेयर साहब में मेरा ख्याल इतनी पावर तो होगी कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। मेयर के तो एक ऑर्डर पे बहुत कुछ हो जाता है। जब हरिद्वार हो सकता है, मुनि की रेती जैसे क्षेत्र में हो सकता है, तो उनकी पावर जो है वो ज़्यादा है क्या हमसे, या हरिद्वार की पावर ज़्यादा है, या ये पावर तो मेरे ख्याल बराबर ही होंगी इनकी सबकी। उत्तराखंड में जितने भी निगम हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पावर तो सबकी सेम ही होगी। अब ये यूज़ करना नहीं चाहते, या इनको पावर मालूम नहीं है, या यूज़ नहीं करना चाहते, ये तो यही जाने, या कोई इनकी मजबूरी है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट अगर है इनका तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं है। कुछ ना कुछ तो इनके पास कहीं ना कहीं तो ये गुंडी फंसी हुई है। पावर तो होगी इनके पास, या तो इनको पता नहीं है कि भाई मेरी पावर क्या है, और अगर पता है तो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनकी कोई मजबूरी है, ये तो यही जाने। अतिक्रमण से सिकुड़ती जा रही सड़कें। शहर में पैदल चलना अब है मुश्किल। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते प्रमुख सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। नगर निगम खामोश है, लिहाजा दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रमुख मार्गों पर कुछ दुकान संचालकों ने दुकानों की शेड काफी बाहर तक निकाल रखे हैं, तो कुछ ने रोड पर ही दुकान की सामग्री फैला रखी है। इससे राहगीरों व वाहन चालकों के साथ रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि समस्या ही सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। मुनि की रेती की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ टाइम टू टाइम मैंने देखा है कि ऐसे अभियान चलते रहते हैं। बट मैं अगर ऋषिकेश शहर की बात करूँ, क्योंकि मैं ऋषिकेश शहर में ही रहती हूँ, वहाँ पर ऐसे अभियान बहुत कम चलाए जाते हैं। छोटा सा शहर है, पतली पतली गलियाँ हैं। दुकानों के आगे लोगों ने क्या करा है, अपना काम बढ़ाने के लिए फुटपाथ पर काम बढ़ा लिया है, और इसकी वजह से जितनी भी भीड़ है जो पैदल है उनको बहुत अव्यवस्था होती है। छोटी सा मार्ग में भी स्कूटियां हैं, दुकानों के आगे स्कूटियां लगा ली जाती हैं, तो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रशासन को, देखिए आने वाले समय में आपको पता है कि अभी यात्राएं शुरू होने वाली हैं और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी सच बताएं, हम जैसे जो लोग हैं बाहर रोड पे जाना भी पसंद नहीं करते, गलियों से निकलते हैं, ताकि क्योंकि इतना प्रॉब्लम है, कहीं से कहीं तक जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि अभी इस पर जल्दी ही जल्दी कुछ काम करे और फटाफट करके कुछ ना कुछ आपको ये जितना भी प्रॉब्लम हो रही है उसे क्रिएट को दूर करें। छोटी सड़कों पर गाड़ियां होती हैं पार्क। रेहड़ी पटरी से सबसे ज्यादा है परेशानी। तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं कि कम चौड़ाई वाली सड़कों पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। स्थिति तो ये है कि कभी कभी तो वाहन निकालने की बात पर रहवासियों में विवाद हो जाता है। पार्किंग व्यवस्था के अभाव में खरीदारी करने आने वाले लोग दुकानों के सामने ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। ऊपर से ठेले वाले भी मुख्य मार्गों के किनारे ठेला लगा देते हैं। ऐसे में 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन निकलने में बहुत मुश्किल होती है। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्ग व बाजार मार्गों में यातायात जाम का एक मुख्य कारण अस्थायी अतिक्रमण है। मैम, अतिक्रमण तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है ऋषिकेश के लिए और कई सालों से बनी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि प्रशासन द्वारा कम से कम ऋषिकेश शहर के लिए कि कुछ भला हो जाए, तो इस समस्या को कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। अब अतिक्रमण से क्या होता है कि भाई दुकानदार के ही बल्कि नुकसान होता है।
क्योंकि ग्राहक जो है आने से कतराता है बाज़ार में फिर। अच्छा, अब कहीं पे भी आप देखो कि एक टू व्हीलर की पार्किंग तक भी नहीं है, जबकि आज हो क्या गया है कि अगर जैसे दुकानदार हैं, अगर 2 लोग हैं वो लोग, तो उनके अपना भी टू व्हीलर होगा प्लस स्टाफ का भी होगा, तो अब वो कहाँ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दुकान के बाहर ही, तो वही फुटपाथ का रास्ता ख़त्म हो जाता है। और जबकि मतलब मेरे द्वारा अनीता बमगाई जी को भी ये बात मैंने रिटर्न में भी दी थी कि घाट रोड पे जितने भी हैं सारे टू व्हीलर लाइन पे लगे रहते हैं, तो आपके पास में वहाँ पे अच्छा मैदान नाभा हाउस के रूप में है, आप जो है टू व्हीलर की पार्किंग वहाँ पे कम से कम दे सकते हैं, उससे निगम की भी आय बढ़ेगी। लेकिन पता नहीं क्या हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि शहर की, बल्कि मतलब मैं कहूँगी सबसे ज्वलंत समस्या आज की डेट में अतिक्रमण है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इस समस्या के निवारण पे नहीं है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकल दुकानदार को ही भुगतना पड़ता है। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल, अतिक्रमण पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? योग नगरी के लाजपत मार्ग, घाट रोड, रेलवे रोड, मुखर्जी मार्ग, देहरादून रोड, क्षेत्र रोड, हरिद्वार रोड मान लिया जाए तो आधी तीर्थ नगरी में दुकानों के बाहर सड़क दुकानें सजाई जाती हैं। उसके बाद खरीदार गाड़ियां भी पार्क करते हैं। एक तरफ नगर निगम ऋषिकेश के महज कुछ दूरी पर नगर पालिका मुनि की रेती आए दिन अतिक्रमण अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम व पुलिस प्रशासन शुरुआती कई दिनों तक अभियान तो चलाते हैं, लेकिन बाद में निगरानी व सख्ती को कायम रखने में नाकाम नजर आते हैं। यही कारण है कि अस्थायी अतिक्रमण पूरे शहर में खूब फल फूल रहा है। अतिक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो हैं वो हमारी सरकार है, स्थानीय प्रशासन है। क्यों नहीं वो अतिक्रमण हटाते हैं? आप क्षेत्र बाजार में जाएं, मुखर्जी बाजार में जाएं, जगह जगह ठेली लगी हुई हैं, जगह जगह लोगों ने माल आगे रखे हुए हैं, कहीं टेम्पू खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार को चाहिए पुलिस को फ्री हैंड कर दें, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का जोर नहीं चलेगा, जहाँ अतिक्रमण है वहाँ से उस अतिक्रमण को हटा दें। अब वो कहते हैं कि हमने एक लाइन डाल रखी है, लाइन के पीछे खड़े हों। अब लाइन के पीछे खड़े होने में 6 फुट तो आगे माल रख देता दुकानदार। आप माल लेने जाएंगे, आप अपना स्कूटर लगा देंगे, उधर से ऑटो वाला आएगा, इधर से कोई सांड या बैल चला जाएगा, उधर से कोई पल्लेदार आ जाएगा। तो ऋषिकेश तो एक प्रकार से ऋषिकेश में जमीन रही ही नहीं जिसको पांव रखा जाए। देश दुनिया से आते हैं हजारों पर्यटक। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। ऋषिकेश जैसे शहर में अतिक्रमण पर सवाल इसलिए ज्यादा उठता है क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अभी जो समस्या है वो तो यही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के कंखल थाना क्षेत्र में स्थित निजी अस्पताल में मरीज से मिलने पहुंचे परिजनों को रोकने को लेकर विवाद हो गया, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर मरीजों के परिजनों और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की सूचना पुलिस को लगी तो दोनों पक्षों को किसी तरीके से शांत कराया गया और आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भादराबाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर क्षेत्र अधिकारी ज्वालापुर अविनाश वर्मा के निर्देश पर वाइन शॉप के आसपास खुले में शराब पीने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। चेकिंग अभियान के दौरान 18 लोगों को पकड़ा गया है, जिन पर 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान काटा गया है। इस दौरान पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।